आज के इस वीडियो में यूनिट 3 को हम और अच्छे से जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो 35 क्वेश्चंस का ये अभ्यास सेट 2 है। तो इसमें 35 क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे, उसको जानेंगे, उसको समझेंगे ताकि आप सबकी तैयारी और अच्छे से हो सके। तो पूरा वीडियो देखिए और वीडियो कैसा लगा लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। Which of the following arrangement is an effective supplement for providing teacher education through distance mode? कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रभावी पूरक है? तो ऑप्शन है एजुसेट, स्मार्ट क्लासरूम, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज या मूक। तो दूरस्थ शिक्षा के लिए इनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है शिक्षक शिक्षा के लिए, टीचर एजुकेशन के लिए? तो देखिए, आज के अगर हम टाइम की बात करें ना, तो कोविड के बाद से हम देख रहे हैं कि जो मूक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, तो जो टीचर एजुकेशन में जो है उनके लिए मूक काफ़ी सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज लेकर आता है, जो 1 मंथ के होते हैं, 2 मंथ के होते हैं, 3 मंथ के होते हैं, 6 मंथ के होते हैं, 1 ईयर के होते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि मूक के माध्यम से काफ़ी सारे शॉर्ट टर्म जो कोर्सेज हैं टीचर्स के लिए बनाए जा रहे हैं, ताकि उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो स्किल है और ज़्यादा डेवलप हो सके। तो जो मूक कोर्सेज हैं, ये टोटल ऑनलाइन कोर्सेज हैं। आप इसको अपने घर पर बैठे मोबाइल की सहायता से आप ये कोर्स कर सकते हैं। हाँ, लास्ट में एग्ज़ाम देने के लिए आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ आप जाना पड़ता है। तो जब हम बात करते हैं कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षक शिक्षा प्रदान करने के लिए जो प्रभावी पूरक है, ठीक है, तो कौन सा है? तो जिसका राइट आंसर क्या होगा? मूक। तो इसका राइट आंसर क्या है? मूक। और मूक का पूरा नाम क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मीडिया एजुकेशन? कि आधुनिक मीडिया शिक्षा के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? एडगर डेल को, फ्लेंडर को, एरिक्सन को या चार्ल्स बेबेज को? किसको हम जानते हैं, किसको हम कहते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न मीडिया एजुकेशन? तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या है? एडगर डेल। एडगर डेल को क्या माना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न मीडिया एजुकेशन, की आधुनिक मीडिया शिक्षा के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व, कि गैर मौखिक संचार में शामिल नहीं है। ठीक है, गैर मौखिक। तो आप क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए। वर्बल का मतलब है जब हम बातचीत करते हैं आपस में, जो संचार होता है बातचीत के माध्यम से होता है। और नॉन वर्बल होता है कि जब संचार जो होता है वो बिना बातचीत के माध्यम से इशारों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा जो ऐसा पॉइंट है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं आता, गैर मौखिक संचार में नहीं आता? तो गैर मौखिक संचार मतलब जहाँ पर बिना बोले लोग एक दूसरे से इशारों में बात करते हैं, इशारों में एक दूसरे को समझाते हैं। जैसे क्लास में टीचर होता है ना, कि कई बार अगर बच्चों पे गुस्सा करना होता है तो सिर्फ आंख दिखा देता है, उस तरह का एक्सप्रेशन बना देता है बिना बोले। कई बार अपने होठ पर अपने फिंगर लग देता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि चुप हो जाओ। ठीक है, तो इस तरह के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। तो इनमें से जो पूछा है कि गैर मौखिक संचार में क्या शामिल नहीं है, तो जब हम पहला ऑप्शन देखते हैं गेस्चर, हाव भाव। ठीक है, हाव भाव, आप अपने एक्सप्रेशंस दिखा रहे हैं, तो इसमें तो जो है ये आंसर इसका बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये गैर मौखिक है, कम्युनिकेशन है। स्पेस, स्थान का भी इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, साइलेंस, साइलेंस भी हम बात करते हैं, तो ये भी गैर मौखिक कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? वर्ड्स, शब्द, शब्दों के माध्यम से बातचीत करना। तो एक किस में आता है? वर्बल में आता है, ये नॉन वर्बल में नहीं आता। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा सी, वर्ड्स, शब्द, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट नहीं है। तो देखिए, जब भी आप एग्जाम में जब जाएं, ठीक है, सामने जो भी क्वेश्चन है ना, तो आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद फिर आंसर को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा कि आप उस क्वेश्चन को सही से समझ सकेंगे, सही से समझ सकेंगे तो उत्तर देना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज दीक्षा रिफर? ठीक है, दीक्षा का तात्पर्य क्या है? तो अब दीक्षा की यहाँ पे फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो क्या है फुल फॉर्म? ऑप्शन ए,
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, बी डिजिटल इंडिया नॉलेज शेयरिंग, सी डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड डी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग। तो जब हम दीक्षा की फुल फॉर्म की बात करते हैं ना, उसका पूरा नाम की बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है आईसीटी के बारे में? ठीक है, तो देखिए पहला जो ऑप्शन है, आईसीटी जस्ट मीन्स वर्किंग विद कंप्यूटर्स, आईसीटी का मतलब केवल कंप्यूटर के साथ काम करना है। ऑप्शन 2, आईसीटी में पाठ्य पुस्तकों से आगे जाने की अपार संभावनाएं हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, आईसीटी शिक्षकों को बच्चों द्वारा सीखी गई बातों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। और ऑप्शन नंबर 4, आईसीटी उपकरण किसी विषय के बड़े सीखने के परिणामों तक पहुंचने का एक साधन है। तो देखिए अब इसमें क्या पूछा गया है कि आईसीटी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो जब हम ऑप्शन देखते हैं ना, तो ऑप्शन डी देखते हैं, तो आईसीटी उपकरण किसी विषय के बड़े सीखने के परिणामों तक पहुंचने का एक साधन है। तो बिल्कुल, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको और अच्छे से जानना है, तो जो आईसीटी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, आप मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से आप जुड़कर उसके बारे में और अच्छी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। तो डी की बात करते हैं तो बिल्कुल ठीक है। सी की बात करते हैं, आईसीटी शिक्षकों को बच्चों द्वारा सीखी गई बातों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तो देखिए क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, और फिर आप आईसीटी के माध्यम से जो टॉपिक है, जो टीचर ने आपको बताया है, समझाया है, उसको और बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, मोबाइल के थ्रू आप समझ सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू समझ सकते हैं। और क्लास में भी टीचर अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ा रहा है, कोई टॉपिक आपको बता रहा है, तो अगर क्लास में आईसीटी रिसोर्सेज हैं तो उनके माध्यम से आपको और अच्छी नॉलेज दे सकता है, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे सकता है। तो सी भी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है। बी पे आते हैं, आईसीटी में पाठ्य पुस्तकों से आगे जाने की अपार संभावना है, बिल्कुल संभावना है। आईसीटी ने हमें एक तरह से हम देखें ना, आत्मनिर्भर बना दिया है। हमें पुस्तकों में जो ज्ञान है उससे भी ज़्यादा ज्ञान हम आईसीटी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि अपार संभावना है। तो और अगर एक ही बात करते हैं, आईसीटी का मतलब केवल कंप्यूटर के साथ काम करना। तो देखिए अगर हम सिर्फ कंप्यूटर के साथ काम करने की बात करें तो आईसीटी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आईसीटी में सारी टेक्नोलॉजी आ जाती है जिससे हमें एजुकेशन में हेल्प मिल रही है, चाहे मोबाइल की बात करें, टैब की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, लैपटॉप की बात करें, डिजिटल बोर्ड की बात करें, ठीक है, इनके साथ नेट कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जब सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित होना, तो ये जो है ये ठीक नहीं है। तो यह इस पे जो राइट आंसर क्या होगा? ए, कि आईसीटी जस्ट मीन वर्किंग विद कंप्यूटर, की आईसीटी का मतलब केवल कंप्यूटर के साथ काम करना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज स्वयं रिफर, कि स्वयं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो जब हम स्वयं की बात करते हैं तो ऑनलाइन एक पोर्ट है, वहाँ पे आप पोर्टल है, वहाँ पे आप काफ़ी सारे आपको ऑनलाइन कोर्सेज आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, आपको कोई ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो आप स्वयं पे जाके आप उसको ढूंढ सकते हैं। तो जब हम इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो क्या नाम है इसका? नेम क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, स्टडी वेब्स फॉर एक्चुअल लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग योर एस्पायरिंग माइंड, एंड स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड। तो इनमें से राइट आंसर क्या है? जब हम स्वयं की बात करते हैं ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर 1, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। तो स्वयं का पूरा नाम क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर एस्पायरिंग माइंड, फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ आईसीटी? आईसीटी के क्या कार्य हैं? ऑप्शन 1, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, की सूचना का संग्रह करना। प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का प्रसंस्करण करना। सी, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का संचार करना, तो सूचना को प्राप्त करना, ठीक है, उसको फिल्टर करना, और फिर
कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का संचार करना, या डी ऑल ऑफ द अबो, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए ए भी ठीक है, बी भी ठीक है। प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन की, आईसीटी की बात करते हैं तो सूचना को स्टोर करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा, डी, कि ऑल ऑफ द अबो, की उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे हम बात करते हैं आईसीटी के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प्स स्टूडेंट इन द क्लास, की ऑडियो विजुअल एड्स कक्षा में विद्यार्थियों की मदद करता है। किस किन विद्यार्थियों की मदद करता है? स्लो लर्नर्स जो होते हैं, प्लेफुल जो चंचल बच्चे होते हैं, बुद्धिमान बच्चे होते हैं, और क्यूरियस होते हैं। तो किन की हेल्प करता है? तो देखिए, एक नज़र में हम देखें ना तो हमें लगेगा कि नहीं, आईसीटी तो सबकी हेल्प करता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, सारे के सारे जो आंसर हैं सही है, ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। तो अब आंसर क्या होगा किसकी? जब हम ऑडियो विजुअल एड्स की बात करते हैं तो हेल्प तो सबकी करता है, लेकिन अब हमें इसमें से कोई एक राइट ढूंढना है, तो हमें ये देखना होगा कि सबसे ज़्यादा हेल्प किसको मिलती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसको हेल्प मिलती है? तो क्लास में अक्सर हम देखते हैं कि जो स्लो लर्नर्स होते हैं ना, इनको क्लास में जो जब टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, तो कई बार उतनी 40 मिनट्स की क्लास होती है, 30 मिनट्स की क्लास होती है, तो सिर्फ बोला हुआ टीचर ने जो बोल दिया उतना अच्छे से समझ में नहीं आता। तो ऐसे में जब ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल किया जाता है ना, तब इन बच्चों को थोड़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, इन बच्चों को थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ आ जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर जो होगा वो स्लो लर्निंग, जो स्लो लर्नर्स हैं, धीमी गति से सीखने वाले जो बच्चे हैं, उनको ज़्यादा हेल्प यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? आंसर जो ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम। इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, की एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो देखिए, स्प्रेडशीट क्या होता है? MS वर्ड, जब हम इंटरनेट पे हम अपना MS ऑफिस का पूरा पैकेज आता है, तो उसमें MS वर्ड पे आप क्या करते हैं, आप नॉर्मली आप या तो अपने रिज्यूमे बनाते हैं, ठीक है। MS एक्सेल पे आप क्या करते हैं, कैलकुलेशन से रिलेटेड जो सारा काम होता है, कॉमर्शियल सारा एक्सेल पे होता है। पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं, पावर पॉइंट में जिस नॉर्मली आप इनके बारे में जानते हैं कि पावर पॉइंट में आप PPT ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो जब हम स्प्रेडशीट की बात करते हैं तो इसका संबंध किससे है? तो देखिए, जब हम बात करते हैं ना MS एक्सेल की बात करते हैं, तो इसको स्प्रेडशीट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? वायरस इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, की वायरस एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। वायरस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटरनेट वायरस को फैलने नहीं देता। और वायरस कंप्यूटर में सूचना के प्रसंस्करण की गति में सुधार करता है। तो इंटरनेट वायरस को फैलने नहीं देता। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि इंटरनेट वायरस को फैलने नहीं देता, सी की बात करते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वायरस जो है इंटरनेट के माध्यम से ही आता है। ठीक है, डी की बात करें, वायरस कंप्यूटर में सूचना के प्रसंस्करण की गति में सुधार करता है, बिल्कुल नहीं करता है, तो बिल्कुल खराबी कर देता है। बी की बात करते हैं, वायरस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बिल्कुल नहीं, वायरस कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो फिर क्या है, वायरस क्या है? इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, कि वायरस क्या है? सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है। कई बार जो कंपनियां बनाती हैं, पहले वायरस बनाती हैं, ठीक है, और उसको फैलाती हैं, उसके बाद फिर एंटीवायरस बना के बेचती हैं, ताकि उनके माध्यम से उन वायरस को ख़त्म किया जा सके। तो दोनों तरफ से मुनाफा कमा रही हैं। तो वायरस क्या है? सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है। ठीक है, ये आंसर क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोविड टाइम में आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, ठीक है, आप अलग अलग ऐप के माध्यम से आप क्लास लेते थे। तो कई बार ऐसा भी होता था, टीचर आपसे बोलते थे कि भाई तुम वीडियो ओपन करो, वीडियो ओपन करो, लेकिन आप वीडियो ओपन नहीं करते थे, कुछ कर भी लेते थे। तो यहाँ पर भी सेम यही सिचुएशन पूछिए कि जब कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास के दौरान वीडियो ना खोले तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आप बताइए क्या करना चाहिए। कुछ ऑप्शन है। बच्चे को ऑनलाइन सेशन से ही हटा देना चाहिए, उसको फिर क्लास में लेना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ऑडियो तो है, बच्चा ऑडियो के थ्रू जुड़ा हुआ है, लेकिन बच्चा अपनी वीडियो ओपन नहीं कर रहा। तो पहला ऑप्शन क्या है कि बच्चों को ऑनलाइन सेशन से हटा दें। दूसरा क्या है, ऑनलाइन सेशन के दौरान बच्चों को सबके सामने डांट दें।
तीसरा है बच्चे को वीडियो खोलने के लिए मजबूर करे कि नहीं भाई तुम वीडियो खोलो, नहीं तो हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, क्लास लेने नहीं देंगे। और चौथा क्या है, बच्चे से वीडियो ना खोलने का कारण अलग से पूछें। तो अब राइट आंसर क्या होगा, तो हमें देखना है कि देखिए 4 ऑप्शन है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा है, बच्चे से वीडियो ना खोलने का कारण पूछे, क्योंकि हमने देखा ना कि बहुत सारे बच्चे हैं, एक रूम के घर में रहते हैं, पूरी फैमिली है उसी रूम में। तो अपनी पर्सनल रीजन की वजह से बच्चे अपने वीडियो ओपन नहीं करते थे, तो क्या करें, अगर बच्चा वीडियो ओपन नहीं करे तो उसको हटा दें क्लास से, डांटें उसको। तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा कि बच्चे से वीडियो ना खोलने का कारण पूछें कि भाई तुम वीडियो क्यों नहीं खोल रहे, क्या रीज़न है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 4। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ आईसीटी, की आईसीटी का एक उदाहरण कौन सा है। स्मार्टफोन विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्ट टीवी विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी, और कंप्यूटर विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो देखिए जब इंटरनेट होएगा ही नहीं तो फिर आईसीटी का क्या यूजेस है। ठीक है, आप ना इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं ना उसको रीड कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहली बार जब हम आईसीटी की बात करते हैं तो इंटरनेट जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है। तो इसलिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं डी, देखें इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना कंप्यूटर कोई मतलब नहीं रह जाता, इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना स्मार्टफोन उसका भी कोई यूज नहीं रह जाएगा, फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना स्मार्ट टीवी कोई यूज नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, स्मार्टफोन विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो आईसीटी का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्टल इज प्रोजेक्ट एज वन नेशन वन प्लेटफॉर्म, कि किस पोर्टल को, ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के नाम से भी उसको मतलब इसके बारे में कहा गया है कि वन नेशन वन प्लेटफॉर्म। तो किसके बारे में कहा गया है, निष्ठा के बारे में कहा गया है, दीक्षा के बारे में कहा गया है, शक्ति के बारे में कहा गया है, ज्ञान के बारे में कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, दीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट, द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग आईसीटी फॉर क्लासरूम टीचिंग इज टू, कि क्लास में आईसीटी को यूज करने का सबसे बड़ा कारण क्या है। कक्षा के निर्देशों को रोचक बनाना, कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, विद्यार्थियों को कक्षा में व्यस्त रखना, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। तो इसमें भी कई बार लगता है कि यार सारे के सारे आंसर तो ठीक लग रहे हैं, तो फिर सही आंसर कौन सा है। तो अब इसमें हमें देखना है कि परसेंटेज के हिसाब से देखो कि किसका लग रहा है, किसका ज़्यादा चांस हो सकता है। तो क्लास में क्या हो रहा है, टीचिंग हो रही है, टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा क्या है, सीख रहा है, लर्निंग हो रही है। ठीक है, तो चाहे निर्देशों को रोचक बनाने की बात हो, चाहे बच्चे का ध्यान आकर्षित करने की बात हो, तो दोनों का संबंध किससे है, लर्निंग से है बच्चे की। ठीक है, और टीचर क्या कर रहा है कि टीचिंग कर रहा है, क्लास में बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो टॉपिक है जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं ना ओवरऑल की बात करते हैं, तो डी जब ऑप्शन हम देखते हैं कि मेकिंग द टीचिंग भी इफेक्टिव बनाना है और जो लर्निंग हो रही है वो भी इफेक्टिव बनाना है, तो एक तरह से जब हम डी ऑप्शन देखते हैं ना तो ये बाकी के तीनों चीज़ कवर कर लेता है। ठीक है, तो आईसीटी का क्लासरूम में मेन पर्पस क्या है कि जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है ना उसको इफेक्टिव बनाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में क्या चीज़ें शामिल हैं। ऑनलाइन लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, या ऊपर के सभी। तो जब हम आईसीटी की बात कर रहे हैं ना तो यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग भी आ जाती है, वेब बेस्ड लर्निंग भी आ जाती है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर भी आ जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबोव, डी। अब क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज अ ब्लॉग, ब्लॉग क्या है। अ वेबसाइट विथ कंटेंट अपडेटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, कंपनी विवरण प्रदर्शित करने वाली एक वेबसाइट है, स्टैटिक वेबसाइट है, या नन ऑफ दिस। तो क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, जब हम ब्लॉग की बात करते हैं ना तो समय समय पर अपडेट होने वाली सामग्री वाली वेबसाइट, क्या वेबसाइट विथ कंटेंट अपडेटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो व्लॉग जो होता है हमेशा, जो भी व्लॉगर्स होते हैं हमेशा कुछ ना कुछ इस पर डालते रहते हैं, अपडेट चीज़ों को करते रहते हैं। तो इसलिए जब व्लॉग का अगर इसका डेफिनेशन पूछा जाए तो इसका जो सही है क्या है, समय समय पर अपडेट होने वाली
सामग्री वाली वेबसाइट, क्या वेबसाइट विथ कंटेंट अपडेटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ब्लॉगिंग की बात हो रही है, ब्लॉगिंग क्या है, ठीक है। तो ब्लॉगिंग जब हम आजकल की डेट की बात करें ना, तो ब्लॉग में फ़ोटो भी आ जाते हैं, ऑडियो वीडियो भी आ जाता है और रिटन कंटेंट भी आ जाता है। तो यहाँ पर ब्लॉगिंग पूछ रहे हैं तो ब्लॉगिंग क्या है, क्रिएटिंग फोटोग्राफिक कंटेंट या पब्लिशिंग अ वीडियो ऑडियो, पब्लिशिंग रिटन कंटेंट। तो देखिए ये तीनों ही चीज़ें ब्लॉग का पार्ट है, चाहे हम फोटोग्राफिक की बात करते हैं, चाहे हम ऑडियो वीडियो की बात करते हैं, चाहे रिटन कंटेंट की बात करते हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, कि इनमें से कौन सा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कौन सा है। ऑप्शन वे, ऑप्शन ए वर्ल्ड प्रेस एंड कॉम, बी ब्लॉगर एंड विक्स, अगर सी की बात करें टम्बलर एंड गेटर, या डी की बात करें ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, वर्ल्ड प्रेस है या कॉम है, ब्लॉगर है या विक्स है, टम्बलर है या गेटर है, कौन सा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना वो डी होगा, ठीक है। इस सारे के सारे ही, चाहे हम वर्ड प्रेस की बात करें, चाहे हम कॉम की बात करें, चाहे हम विक्स की बात करें, चाहे हम गेटर की बात करें, चाहे हम टम्बलर की बात करें या ब्लॉगर की बात करें, सारे के सारे क्या है, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। तो याद कर लीजिए, इनको अच्छे से देख लीजिए, ताकि एग्जाम में अगर इस तरह का आ जाए तो आपको ये चीज़ें याद रहे। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज ब्लॉग कैटेगरी, ब्लॉग श्रेणी क्या है। तो देखिए जब आप अपना ब्लॉग अकाउंट बनाएंगे ना, तो वहाँ पर ये भी मेंशन करना होता है। आप देखते हैं ना कि अलग अलग जो ब्लॉगर्स होते हैं, कोई एजुकेशन पे बना रहा है, कोई ट्रैवलिंग पे बना रहा है, कोई फूड पे बना रहा है, तो ब्लॉग की भी अलग अलग अपनी कैटेगरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ब्लॉग कैटेगरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर यही पूछा है कि ब्लॉग कैटेगरी क्या होती है। तो ऑप्शन वन क्या है, द टाइप ऑफ कंटेंट दैट विल बी प्रेजेंटेड इन द ब्लॉग, कि ब्लॉग में मौजूद सामग्री का प्रकार, या द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लॉग पोस्ट, या एसईओ टेक्निक, या नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि कैटेगरी का मतलब है कि जो ब्लॉग आप बना रहे हैं, ठीक है, तो उसकी कैटेगरी की बात करें तो उसका एरिया कौन सा है, फील्ड क्या है। आप फूड ब्लॉगर हैं, आप ट्रेवलर ब्लॉगर हैं, ठीक है, आप एजुकेशन के बारे में दिखा रहे हैं, किस बारे में दिखा रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लॉग कैटेगरी। तो ब्लॉग में ऑप्शन अगर हम ये देखें ना, कि ब्लॉग में मौजूद सामग्री का प्रकार, कि आप जो है जो कंटेंट है किस तरह का है, आप किस तरह की सामग्री बना रहे हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लॉग कैटेगरी। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20, जब शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को दो या दो से अधिक के समूह में पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के शिक्षक को क्या कहते हैं, शिक्षण को क्या कहते हैं। when a teacher teach student in a group of two or more in the class, कि what is this type of teacher या teaching called, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा टीचिंग, ठीक है, शिक्षण। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्लास में अगर मान लो किसी क्लास में दो, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं ना कि किसी क्लास में एक टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि अगर मान लो किसी क्लास में दो या दो से ज़्यादा टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह की टीचिंग को क्या कहेंगे, इस तरह के शिक्षण को क्या कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना कि क्लास में नॉर्मली हम देखते हैं कि एक टीचर एक क्लास में पढ़ाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि अगर दो या उससे ज़्यादा टीचर अगर किसी क्लास में एक साथ पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह की टीचिंग को क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर वन टीम टीचिंग, बी ग्रुप टीचिंग, सी क्लासरूम टीचिंग, या डी ऑनलाइन टीचिंग, क्या होगा इस ऑप्शन, ठीक है। तो जब हम दो या दो से ज़्यादा की बात करते हैं ना टीचर की, जब क्लास में पढ़ाते हैं, तो इसके लिए जो एक राइट जो शब्द है, जो वर्ड है, उसको क्या कहा जाता है, टीम टीचिंग। टीम टीचिंग में क्या होता है, क्लास में दो या उससे ज़्यादा टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वीडियो कंटेंट ऑन अ व्लॉग इज कॉल्ड, कि ब्लॉग पर वीडियो सामग्री बनाना और प्रकाशित करना क्या कहलाता है। व्लॉग, मीडिया ब्लॉग, रील या शॉर्ट्स, क्या कहलाता है। तो देखिए ब्लॉग, अगर हम ब्लॉग को बात करें तो आजकल एक लेटेस्ट ट्रेंड आया है, ठीक है। पहले जो ब्लॉग की बात करते हैं, ब्लॉग की बात करते थे, तो उसमें सिर्फ रिटन कंटेंट होता था। धीरे धीरे इसमें फ़ोटो आया, अब धीरे धीरे वीडियो ब्लॉग यूट्यूब पे देखेंगे तो इस तरह के बहुत सारे ब्लॉग आपको मिल जाएंगे। तो जब ब्लॉग में वीडियो भी आ गया, अब वीडियो के माध्यम से अलग अलग फील्ड के बारे में चीज़ों को दिखाया जाता है, बताया जाता है, तो वीडियो लॉग, तो इसमें वीडियो भी इंक्लूड हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉग
के साथ वीडियो जुड़ जाने पे इसको क्या कहा गया, व्लॉग कहा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर, कि यूआरएल का क्या अर्थ होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिजर्व लोकेशन, यूनिवर्सल रिपोजिटरी लोकेशन, या सभी। तो इसका जब हम यूआरएल की बात करते हैं ना, तो इसका राइट आंसर क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 23, it may be defined as a mechanism of feedback device to induce certain desirable behavior among student teacher by playing the role of teacher in their own group as an artificial situation of classroom teaching, कि यह कक्षा शिक्षण की एक कृत्रिम स्थिति के रूप में अपने स्वयं के समूह में शिक्षक की भूमिका निभाकर विद्यार्थी शिक्षकों के बीच कुछ वांछनीय व्यवहारों को प्रेरित करने के लिए फीडबैक उपकरण तंत्र के रूप में परिभाषित इसको किया जा सकता है। तो देखिए, इसको सिंपल शब्द में आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि आप सबको याद होगा जब आप बीएड कर रहे हैं, आप जब बीएड कर रहे थे या डीएलएड कर रहे थे, तो स्कूल में जब आप टीचिंग के लिए जाते थे तो उससे पहले आपको आपके कॉलेज में ही प्रैक्टिस करवाई जाती थी। ठीक है। तो पहले तो क्या होता था, माइक्रो टीचिंग के थ्रू आपको अलग अलग स्किल्स सिखाया जाता था कि किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से एक्सप्लेन करना है, किस तरह से क्वेश्चन आंसर करना है, तो स्किल्स सिखाया जाता था। ठीक है। और उसके बाद जब आप सारी स्किल्स सीख जाते थे तो फिर डेमो टीचिंग होती थी। तो डेमो टीचिंग में आपका ग्रुप होता था, उसी में से एक बच्चा क्या होता था, एक स्टूडेंट टीचर बन जाता था, बाकी सारे क्या करते थे, बाकी सारे बच्चे बन जाते थे। ठीक है। तो क्लास में आप क्या करते थे, कोई भी टॉपिक लेके आप उसको पढ़ाते थे, आपको 15-20 मिनट्स का टाइम मिलता था, या मान लो ज़्यादा भी मिल सकता है, तो आप पढ़ाते थे। ठीक है। और जिस तरह से पढ़ाते थे फिर लास्ट में आपको फीडबैक मिलता था। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि इस तरह की जो एक तरह की डेमो टीचिंग है, ठीक है, तो इस तरह की टीचिंग को क्या कहा जाता है। सिमुलेटेड टीचिंग, स्कूल इंटर्नशिप, टीचर ट्रेनिंग, नन ऑफ दिस। तो क्या कहा जाता है इस तरह की कि जो जो ट्रेनिंग आपके जो मतलब इंटर्नशिप से पहले स्कूल में जाने से पहले कि स्कूल का माहौल कैसा होता है, कैसे पढ़ाना है, तो यही जो प्रैक्टिस है, ठीक है, आपको कॉलेज में कराया कराया जाता था। तो इस तरह की टीचिंग को क्या कहा जाता था, सिमुलेटेड, स्कूल इंटर्नशिप, टीचर ट्रेनिंग, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि स्कूल इंटर्नशिप तो आप स्कूल में करते थे, टीचर ट्रेनिंग तो आपका पूरा प्रोग्राम ही था। तो इसका जो राइट आंसर होगा सिमुलेटेड टीचिंग, इसको अनुकरणीय या नकली शिक्षण भी कहा जाता है। ठीक है। तो सिमुलेटेड का मतलब है, अनुकरण का मतलब है कि आप क्या है कि अपने कॉलेज में ही आप जो सब्जेक्ट है, ठीक है, आप उसको पढ़ा रहे हैं, मतलब रियल टीचर टीचिंग का एक तरह से आप उसकी नकल कर रहे हैं, जहाँ पर आप किसका रोल प्ले कर रहे हैं, आप टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं, और बाकी जो बच्चे हैं साथ में वो स्कूल के बच्चों का जैसे होता है क्लासरूम का, उस तरह का माहौल बना दिया जाता है। ठीक है। तो आप एज अ टीचर आप बच्चों को पढ़ाते हैं, और बाकी सारे जो आपके फ्रेंड्स हैं वो स्टूडेंट के रूप में बैठते हैं, बाकी आपके जो टीचर हैं वो आपको ऑब्जर्व करके आपको साथ में साथ फीडबैक भी आपको देते हैं। ठीक है। तो इस तरह की जो टीचिंग है उसको क्या कहा जाता है, सिमुलेटेड टीचिंग या अनुकरणीय नकली शिक्षण। तो अक्सर जब आप बीएड में होंगे या डीएलएड में होंगे तो ये वर्ड आपने सुना होगा, सिमुलेशन, सिमुलेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह शिक्षण पद्धति पारंपरिक आमने सामने शिक्षण और ई लर्निंग के सर्वोत्तम पहलुओं को जोड़ता है ताकि आधुनिक शिक्षार्थियों की उभरती आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो देखिए, यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो ट्रेडिशनल टीचिंग है, क्लासरूम में भी टीचिंग हो रही है और ऑनलाइन टीचिंग है, दोनों का मिक्सअप है। ठीक है। ट्रेडिशनल भी चल रही है, क्लासरूम में चल रही है। मान लो आप आज क्लासरूम में गए, आपने वहाँ पे पढ़ाई की, ठीक है, उसके बाद कल आप नहीं जा पाए तो टीचर ने बच्चों को कह दिया कोई बात नहीं, घर से हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। तो घर से ऑनलाइन आपने क्लास ली, तो उस ऑनलाइन क्लास में क्या हुआ, टीचर ने आपको कुछ काम दिया, और आपसे कहा कि आप इसको देखो, सर्च करो, और फिर आप कल स्कूल में आना, कॉलेज में आना। तो वहाँ पर क्या होगा कि आप जो है आप सब मिलकर ग्रुप में काम करना। तो इस तरह का जो मोड है जहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग भी चल रही है, ऑफलाइन टीचिंग भी चल रही है, दोनों टीचिंग चल रही है। नॉर्मली ट्रेडिशनल में क्या होता था, आप स्कूल जाते थे और आपको होमवर्क मिलता था, घर पे आके होमवर्क करते थे। यहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग में हम बात करें तो यहाँ पर आप
को होमवर्क मिल रहा है, उस होमवर्क को आपको आपको जब ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो घर से जब आप क्लास ले रहे हैं तो होमवर्क आपको घर पे मिल रहा है, लेकिन वो जो वर्क है ना वो आपको घर पे नहीं करना, वो आपको स्कूल में जाना है, वहाँ पे जो आपके ग्रुप होंगे, जो बच्चे होंगे, उनके साथ करना है। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल है और ऑनलाइन है आज के टाइम का, तो दोनों का एक मिश्रण नजर आता है। तो इस तरह की टीचिंग को क्या कहते हैं, इस तरह की लर्निंग को क्या कहते हैं? ऑफलाइन लर्निंग कहते हैं। ऑफलाइन बिल्कुल नहीं कहेंगे, ऑफलाइन का मतलब स्कूल में जाके पढ़ना। ऑनलाइन भी नहीं कहेंगे सिर्फ। ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लेंडेड। तो जब हम ब्लेंडेड लर्निंग की बात करते हैं ना, तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मिश्रण है। यहाँ पे बच्चा अपनी क्लास ऑनलाइन मोड भी ले रहा है, ऑफलाइन मोड भी ले रहा है, दोनों ही मोड ले रहा है। ठीक है। तो इसलिए इसको ट्रेडिशनल और ऑनलाइन टीचिंग का इसको हम मिश्रण कहते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? ब्लेंडेड लर्निंग या मिश्रित लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 25, टीम टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज, कि टीम टीचिंग को निम्न में से और किस नाम से जाना जाता है? शेयर टीचिंग, को टीचिंग, कोलेबरेटिव टीचिंग, या सभी? किस नाम से जाना जाता है टीम टीचिंग को? शेयर टीचिंग भी इस नाम से भी जानते हैं, को टीचिंग के नाम से भी जानते हैं, कोलेबरेटिव टीचिंग के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। जब हम टीम टीचिंग की बात करते हैं तो इसको शेयर टीचिंग भी कहते हैं, कोर टीचिंग भी कहते हैं, कोलेबरेटिव टीचिंग भी कहते हैं, जहाँ दो या उससे ज़्यादा टीचर साथ में पूरी क्लास को पढ़ाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सी टी ए इन अ ब्लॉग, कि ब्लॉग में सी टी ए जो शब्द है इसका क्या यूज है, इसका पूरा नाम क्या है? क्रिएटर टाइम असेसमेंट, कॉल टाइम ऑटोमेशन, कॉल टू एक्शन, या क्रिएट टाइम एलोकेशन? तो जो सी टी ए की बात करते हैं ब्लॉग में, सी टी ए का जो पूरा नाम क्या है? कॉल टू एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन टीचिस वन ऑब्जर्व और वन टीचिस वन असिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि क्लास की हम बात करें, एक टीचर पढ़ा रहा है, दूसरा बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है। या एक टीचर पढ़ा रहा है, दूसरा टीचर बच्चों की हेल्प कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह की जो टीचिंग को हम क्या कहेंगे, किसका एग्जाम्पल है? ब्लेंडेड टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग, जॉयफुल टीचिंग, या टीम टीचिंग? किसका एग्जाम्पल है आप सोचिए? ब्लेंडेड टीचिंग का है, ऑनलाइन टीचिंग का है, जॉयफुल टीचिंग का है, टीम टीचिंग का है। तो हमने क्या बात की थी कि किस तरह की टीचिंग में दो या उससे ज़्यादा जो टीचर है वो क्लास में मिलकर पढ़ाते हैं। तो हमने क्या कहा था, एक इसका एक क्या है? टीम टीचिंग। तो टीम टीचिंग की बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर वन टीचर्स वन ऑब्जर्व, कि एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, दूसरा बच्चों को देख रहा है, फिर दूसरा पढ़ाएगा, पहला देखेगा। ठीक है। एक टीचर पढ़ा रहा है, दूसरा बच्चों की हेल्प कर रहा है। तो इस तरह की जहाँ पे दो या उससे ज़्यादा टीचर सेम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? इसको टीम टीचिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज यूनिवर्सली क्रेडिटेड एज द क्रिएटर ऑफ ईमेल, कि किसको ईमेल के निर्माता के रूप में सार्वभौमिक रूप से श्रेय दिया जाता है? सार्वभौमिक रूप से किसको ईमेल ईमेल की हम बात करें ना, तो उसके निर्माता के रूप में श्रेय दिया जाता है? रे टॉमिल्सन, इसाक न्यूटन, जे जे थॉमसन, या कैल्विन क्लेन? किसको दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, रे टॉमिल्सन। 1971 में इनको श्रेय दिया जाता है कि सबसे पहले जो इसकी पहल की थी ना, जो शुरुआत की थी, किसने की थी? रे टॉमलिंसन ने की थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सेम उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ईमेल से रिलेटेड, हु अमंग द फॉलोइंग कॉपीराइटेड द सॉफ्टवेयर ईमेल इन हिज नेम इन 1982? और 1982 में इनमें से किसने ईमेल को अपने नाम से कॉपीराइट करवाया था? रे टॉमिल्सन ने करवाया था, सिवा अयादुरई ने करवाया था, कैल्विन क्लेन ने करवाया, या जेजे थॉमसन ने करवाया? ठीक है। किसने करवाया? राइट आंसर इसका क्या है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिवा अयदुरई ने जो ईमेल है उसको 1982 में अपने नाम से इसको कॉपीराइट करवाया। ठीक है। तो यूनिवर्सली तो हम कह रहे हैं कि भाई नहीं, अरे टॉमिल्सन है, लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए और दोनों ही ऑप्शन हो कि भाई इन दोनों में से ईमेल उसका निर्माता किसे कहेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि दोनों में जो कॉपीराइट करवाया ना वो किसने करवाया? शिवा अयदुरई ने करवाया। तो अक्सर प्रोडक्ट उसी का माना जाता है जो उसका कॉपीराइट करवाता है, मतलब उसने इसका मालिकाना हक अपने पास ले लिया। तो जो इसको कॉपीराइट करवाया, ठीक है,
1982 में किसने करवाया था? शिवा अय्यादुरई ने इसको करवाया था। तो अगर ये दोनों ऑप्शन आए, बाकी क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ लेना, तो इसका जो राइट आंसर होगा शिवा अय्यादुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस ब्रीफली डिस्क्राइब एन ईमेल मैसेज, कि निम्न में से कौन सी पंक्ति ईमेल संदेश का संक्षिप्त रूप से वर्णन करती है? तो देखिए, जब आप ईमेल करते हैं ना, तो ईमेल करते टाइम सबसे पहले तो आपका ऊपर सबसे मेल आईडी होती है, फिर आप टू में जिसको भेजते हैं उसकी मेल आईडी होती है, ठीक है। उसके बाद एक सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है, तो आपने मेल में आपको जो भी मैसेज लिखना होता है उसका एक शॉर्ट फॉर्म में आप सब्जेक्ट में लिख देते हैं, ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि सब्जेक्ट जो मेल है किस सब्जेक्ट पे लिखा गया है, ठीक है। स्कूल में जैसे आप अगर आप लीव का या कुछ इस तरह से आपको ऑफ चाहिए, या आप कहीं जॉब के लिए अपना रिज्यूमे भेज रहे हैं, तो वहाँ पे सब्जेक्ट में क्या डालते हैं? ठीक है, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति ईमेल संदेश का संक्षिप्त रूप में वर्णन करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सब्जेक्ट। क्योंकि ईमेल में हम जो भी कंटेंट लिखते हैं ना, उसका शॉर्ट फॉर्म किस में लिखते हैं? सब्जेक्ट में लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अवांछित वाणिज्यिक ईमेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? विच टर्म इज यूज्ड फॉर अनसोलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल? तो किसका प्रयोग किया जाता है? जंक का, हाइपरटेक्स्ट का, स्पैम का, या र्यूमर्स का? तो देखिए, आपके मोबाइल में आप जब अपना मोबाइल मेल ओपन करते होंगे ना, तो जितने भी गैर जरूरी जो ज़्यादातर आपके मेल आते हैं वो किस में आपको देखने को मिलते हैं? वो स्पैम में देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल वॉज फर्स्ट एक्सचेंज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क? कि इंटरनेट के आने से पहले जो एक तरह का नेटवर्क यूज होता था, उसे किस नाम से जाना जाता था? या जब हमने बात की कि रे टॉमिल्सन ने 1971 में, हमने कहा कि सबसे पहले उन्होंने इसकी स्टार्टिंग उन्होंने की थी, ठीक है। तो किसके थ्रू की थी? तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था जिस पर ईमेल का आदान प्रदान किया गया था? अर्पानेट था, एसएमटीपी था, आईपी था, टीसीपी था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, इसका राइट आंसर क्या है? अर्पानेट, ठीक है। 1971 में रे टॉमलिंसन ने इसके थ्रू ही ईमेल का आदान प्रदान किया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इंटरनेट के आने से पहले जो उस टाइम जो चलता था, अर्पानेट था। तो इसी का अपडेटेड वर्जन आप कह सकते हो कि इंटरनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर कम्स अंडर? इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके अंतर्गत आता है? तो चाहे हम इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें, हम गूगल क्रोम की बात करें, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? ब्राउजर है, कंपाइलर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईपी एड्रेस है, क्या है? तो ये क्या है? ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट कॉल्ड? कि जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका जो सबसे पहला पेज ओपन होता है उसे क्या कहते हैं? होम पेज, मेन्यू बार, इंडेक्स, या सभी? तो राइट आंसर क्या होगा? होम पेज। जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज आता है ना, उसे क्या कहा जाता है? होम पेज। लास्ट क्वेश्चन, एडू ईडीयू डोमेन यूज फॉर? ईडीयू डोमेन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, एनजीओ के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो देखिए, ईडीयू क्वेश्चन में भी देखें तो इसका सीधा मतलब है एजुकेशन, ठीक है। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली आप किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हो ना, तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर उसकी जो वेबसाइट में आपको लास्ट में ईडीयू ही मिलता है, ठीक है। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके लिए किस डोमेन का प्रयोग किया जाता है? ईडीयू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने काफ़ी कुछ आज आईसीटी के बारे में जाना समझा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।